तो ये दोनों एग्जांपल्स तो हो गए क्लियर अब तो। अब देखो, अब एक अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, वन मोर गुड एग्जांपल। अब हमें इसका बताना है। दिस इज अ डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव आयन, और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले मुझे बताओ ये डाइक्रोमेट आयन का मोल कितना है? हाउ मच मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज हियर? 7। 1 है। अब ये मत कहना यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 होने से क्या होता है, मोल तो आगे होता है ना, कोफिशिएंट इसका 1 है, तो इट इज 1 मोल। तो इसका एक मोल अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो उसका एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर होगा। तब हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसे चेक कर लें अपन। तो पहले ये देख लो कि यहाँ पर क्रोमियम पे कितना चार्ज है। तो उसके लिए आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आना चाहिए। तो आता है, वैसे सभी को आता है, आता है ना। ये इस तरीके से अपन फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम को पर फाइंड करना है तो उसको अपन एक्स मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2x -14 इक्वस टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आती है? +6। तो ये जो +6 आया ना, ये कितने क्रोमियम एटम का आया? सिर्फ 1 क्रोमियम एटम या 2 क्रोमियम एटम, ये बताओ मुझे। ये सर 1। एक, हाँ, क्योंकि मैंने 2x फाइंड नहीं करा है, 2x की वैल्यू 12 होती है, ये तो मैंने x फाइंड कर लिया। तो x का मतलब होता है 1 क्रोमियम एटम, एक क्रोमियम का +6 है, तो 2 क्रोमियम है यहाँ तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा फिर? 12 हो जाएगा। देर आर 2 क्रोमियम एटम्स, तो इनका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर? +12। अब देखो ये +12 से इधर यहाँ देखो, तो यहाँ क्रोमियम के 2 एटम है, एक एटम पे कितना चार्ज है? 3। तो 2 एटम पे कितना चार्ज होगा? +6, बोलो। तो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव कितना है? +6। यहाँ टोटल पॉजिटिव कितना है? +12। तो ये बताओ मेरे को, +12 से +6 में जाएगा ये, तो वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो? सर ये रिएक्शन हुई कैसे? हाँ वो, हम वहाँ नहीं जा रहे, हम कैसे हुई सर ओ कहा गया। समझ नहीं रहे हम, वो बैलेंस नहीं कर रहे इसको अभी। हमारा टारगेट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में है। बैलेंसिंग फिर रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो स्टेप्स आपको आती होगी बैलेंसिंग की, ठीक है। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं देखेंगे ओ कहाँ इसमें गया। इलेक्ट्रॉन गेन हुए। हाँ, तो ये +12 से +6 में जाएगा तो इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, अच्छा कितने गेन करेगा ये भी बता दो। +6। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान लो कि बहुत बड़ा बोझ कम हो गया मेरे ऊपर से। नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि 12 कैसे आ गया। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? +6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एन फैक्टर भी पता है कितना होगा? इसका एन फैक्टर होगा 6। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज होती है रिड्यूसिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है ना, तो पता है ये क्या कहलाएगा? डाइक्रोमेट आयन को क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, लेकिन जो एजेंट होता है ना वो गेन करता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको वाटर के ऑक्सीडेशन की, है ना। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और ये एनोडिक इक्वेशन है। वेन एवर वाटर विल गेट चांस टू गो एट एनोड, इट विल ऑक्सीडाइज इन दिस मैनर। ओके, वाटर जब भी ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर, O2 गैस विल बी रिलीज्ड फॉलोड बाय दिस 4H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, शायद ये मैंने बता चुका हूँ पहले आपको, बट मैं फिर भी दोबारा से पूछूंगा। श्रुति ये बताओ ज़रा, यहाँ पर वाटर का वो बता दो ज़रा, F वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? सर 2। 2 तो बिल्कुल ही सही जवाब है। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया 2 कैसे आया? पर मोल। यस,
है ना। अब ये नहीं कह सकते आप 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो है बट ये 2 मोल के लिए, एंड दस दिस एन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर पर मोल, तो 2 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मोल ऑफ वाटर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो द वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। ओके, सिमिलरली ये रिडक्शन रिएक्शन है ना। कैसे पता चला रिडक्शन है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, सीधी सी बात है। कहाँ होगी? ये कैथोड पे होगी। वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो O2 गैस इवॉल्व होती है, वाटर अगर रिड्यूस होता है तो H2 गैस इवॉल्व होती है ना। इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे अपन जब अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तब मैं इसको बैलेंस करना भी बताऊंगा कैसे आई। ओके, और H2 ही क्यों निकली, O2 क्यों नहीं निकलती है, इन सबका आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना, बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋषभ? सर यहाँ पर 1। 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, तो 1 मोल तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चलो जल्दी से नोट कर लो आप। लास्ट वाली क्लास तो में ये किस, रिएक्शन से हमें टीवी हो गया। बिल्कुल देखते हैं, तो समय बताएगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सीख लो। अभी ये मत सोचो कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, है ना। कुछ चीज़ें है ना आप चैप्टर के साथ साथ सीखोगे, जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करेगा, ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा ना। जैसे ये दोनों इक्वेशन कैसे बनती है, ये मैंने बताया था अभी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सीखने वाले हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं ना। तो सर चलो, इसमें जो ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दिया हुआ होगा इक्वेशन में? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होगा, इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना पड़ेगा। हल्का सा पूरा कर दो। हाँ, अभी तो मैं इक्वेशन देकर पूछ रहा हूँ आपसे, चिंता मत करो। अभी तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन दिया, फिर आपसे पूछा गया है ना। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे आया, O2 कैसे आई, H प्लस कैसे आया, वो सब हम करेंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, चिंता मत करो, अब हो जाएगा आपसे। अब जैसे ये इतना फॉर्मेट आपको दे रखा है, अब ये मत पूछना कि Mn2 प्लस भी दिया जाएगा क्या। यस, ये गिवन है कि MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको ये बताना है कि इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये कैसे आया, O कहाँ गया, नो सच क्वेश्चंस। ये हम डी ब्लॉक चैप्टर है पूरा, उसमें खूब करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ये प्रैक्टिकल में भी है आपके। हाँ, ये बात आप चाहो तो नॉलेज के लिए याद कर सकते हो कि एसिडिक मीडियम में जो ये होता है ना, पर मैग्नेट आयन बोलते हैं इसको, ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉलेज के लिए आप याद भी रख सकते हो। बताओ ज़रा, तो यहाँ पर आपको कैसे चेक करोगे आप, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे? तो यहाँ पर Mn का चार्ज फाइंड करो आप। पहले बताओ Mn के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +7 +7। ठीक है, कैसे आया +7? x माइनस एट इक्व टू -1, तो x की वैल्यू +7 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर Mn +7 में है और यहाँ पर Mn +2 के अंदर है, तो +7 से +2 में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा बताओ? गेन गेन करेगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन गेन होता तभी तो प्लस चार्ज कम होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने? 5। अगर ये पूरे 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो क्या हो जाता, ये न्यूट्रल हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल न्यूट्रल हुआ नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, तो इसका एन फैक्टर क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। लिख दूं मैं सीधा 5? बोलो जरा। सर मैं ये बता दूं, ये 7 कैसे पता पड़ा Mn का? ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता आपको? ये ऐसे इसका x माना हमने, O पर चार्ज होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो गया? -8 इक्वल्स टू -1। ठीक है, रिडॉक्स चैप्टर है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। इसके तो सब पूरे चैप्टर के वीडियो डाल रखे हैं मैंने रिडॉक्स के, तो समय मिले तो देख लेना, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर करके। रूल्स लिखा रखे हैं इसके, 8-10 रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। बट ये चीज़ें आनी चाहिए, ऐसे थोड़ी का बार बार वीडियो देखते रहोगे। चलिए, चलो लास्ट, एक लास्ट का भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इसका चेक करो, MnO4 नेगेटिव में Mn पर चार्ज कितना आएगा बोलो? +7 आएगा। और चलो आप बताओ, बस मोहक आप बताना ज़रा, अब की बार इस वाले Mn पे कितना चार्ज है? सर -2। नहीं, Mn, ये जो -2 है तो टोटल चार्ज है, इस Mn पर कितना है? तो x करके निकालो, फाइंड करो x मान के।
जिसका फाइंड करना होता है ना उसको एक्स बांध लेते हैं। अब ओ पर -2 होता है ना, फ्रॉम वेरी लास्ट ईयर्स, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर mn+6 है और इधर mn+7 है, तो +7 से +6 में जा रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी मानस ने सही बताया बिल्कुल ही, ठीक है। लिखें ज़रा, तो एफ क्या हो गया इसका, 1 हो गया। और ये आप नॉलेज के लिए याद भी रखिए कि बेसिक मीडियम में पर मैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट होता है। अच्छा, इसका नाम है पर मैग्नेट और इसका नाम होता है मैग्नेट। ये पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ये पोटेशियम मैग्नेट होगा। ये हमारे डी ब्लॉक चैप्टर उसमें सीखेंगे, अभी तो रहने दो चलो। एंड वन मोर, न्यूट्रल मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+4 में। तो यहाँ पर Mn फिर से +7 है और यहाँ +4 है, तो 7 से 4 में गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे इसने, 3। समझ में आ गया, ऐसा माना जा रहा है, मान लें ऐसा। बोलो ज़रा जल्दी बोलो। ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना नहीं आ रहा ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ये +7 कैसे हो गया। तो वो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि ऊपर देखो आई बटन दिख रहा होगा, हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप रिडॉक्स की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इतना टाइम है नहीं आपके पास, फिर भी लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं आप। चलो आगे बढ़े। या वेरी लास्ट एक और पढ़ते हैं अपन कि किसी भी एटम का एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो वैसे तो मैंने ऊपर लिख दिया था, मैंने दोबारा पता नहीं क्यों लिखा, यहाँ लिख दिया था मैंने एटम का भी ऐसे फाइंड करते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, मैंने लिखा है तो फिर आप भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे इसी से वो समझाना है जेड का फॉर्मूला कैसे आया है। तो लेट्स डू। तो किसी भी एटम का क्या होता है, वही एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, ये उस एटम की कितनी वैलेंसी है। सिंपली यू कैन ऑल्सो से दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन पर मोल और द वैलेंसी ऑफ द एटम, ये भी बोला जा सकता है। और क्या कह सकते हैं आप, अगर आपको एटम की वैलेंसी पता है ना, तो भी वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, वैलेंसी ऑफ द एटम। अब देखो ये इक्वेशन गिवन है ना, ये मत पूछना इक्वेशन गिवन है या नहीं है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको कि सोडियम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Na+ विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि Na का एन फैक्टर क्या होगा, Na का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो क्या आंसर होगा आप लोगों का, बोलो। 1 है ना। सिमिलरली यहाँ Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसका 1 ही मोल है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ आपसे किसका पूछा जा रहा है, कॉपर का पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसके 1 मोल जब बनता है कॉपर का, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये। व्हेन 1 मोल ऑफ कॉपर फॉर्म्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज 2 एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वैलेंसी फैक्टर 2। तो यहाँ मैंने दोनों बातें लिखी, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहाँ गेन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, यहाँ लॉस्ट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। समझ में आ गई क्या बात है। चलो, हियर इज 1, हियर इज 2, हियर इज 3 एंड हियर इज 2। चलिए भाई, तो ये एन फैक्टर से रिगार्डिंग मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है ना। इसके बाद भी कोई नया आ जाए तो आप उससे हो जाएगा वो, है ना। अगर कोई नया आएगा तो वो आप उसको टैकल कर लोगे, इतना एग्जाम्पल करने के बाद तो फिर आप कर ही लोगे। चलिए, अभी वो कह रहे थे ना, अभी 96500 कहाँ से आया, तो उसको हम डिस्क्लोज कर रहे हैं कि वो कहाँ से आया। सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नोट करो आप। और एक बार मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी को कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो मुझे अगली क्लास शुरू होने से पहले ही कांटेक्ट कर ले, ताकि अपन उसको उसके लिए अरेंज कर दें क्लास। ठीक है, या तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा या फिर यहाँ पर दोबारा कोई टाइम सेट करके उसको रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे, क्योंकि एक क्लास के दूसरी क्लास से कनेक्टेड होती है। तो अगर आप एक क्लास नहीं पढ़ोगे तो फिर नेक्स्ट हो सकता है पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आए, ऐसा भी हो जाता है बहुत सी बार, क्योंकि वो सब कुछ कनेक्टेड ही चलेगा, तो फिर कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा और विचार कैसे आएंगे आपके मन में कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे।
चेक की, हो गया सर। हो गया। भाई फैसिलिटी है तो फ़ायदा उठाओ, मैं तो कहता हूँ। भाई ऑफलाइन में चलो फैसिलिटी बहुत कम होती है ना रिपीट टेलीकास्ट की, ऑनलाइन में रिपीट टेलीकास्ट की फैसिलिटी है आपके पास। चलिए अब हम बातें करेंगे फेराडे कांस्टेंट क्या होता है। भाई फेराडे कांस्टेंट सिंबल इज कैपिटल एफ, है ना। अभी तो अपन स्मॉल एफ पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम कैपिटल एफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी से दिस फेराडे कांस्टेंट क्या होता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज 1 फेराडे। एक मोल मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन, 6.022 10⁻23, ठीक है। तो पहले तो लिख लो व्हाट्स अ फेराडे कांस्टेंट, टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज फेराडे कांस्टेंट। टोटल सर ये चार्ज, हो गया था ना? हाँ शायद मुझे लग रहा मैं पढ़ा दिया, बट देख लो फिर भी जल्दी से देख लो, टाइप है ये तो पहले से ही, अभी जल्दी से हो जाएगा। अगर नोट कर लिया तो रहने दो, देख लो आपकी नोटबुक में देख लो, पढ़ा हुआ है क्या ये। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर ठीक, तो कोई बात नहीं, जल्दी से देख लो फिर तो, है ना। टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फेराडे, और सिंपली फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट सिंबल क्या है इसका, कैपिटल एफ, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, देखो व्हाट्स द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वन। तो देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो राउंड कितना आता है, 96487 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके अपन कितना ले लेंगे, 96500। ओके, न्यूमेरिकल्स में आपको यही वैल्यू रखनी है, ठीक है, ये सही माना जाएगा, इसको कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके, तो यही 1 फेराडे, व्हाट्स 1 फेराडे, दिस इज इक्वल टू 96500 कूलम। कह सकते हैं अपन ऐसा, क्या कह सकते हैं अपन कि 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम। तो आपसे पूछे कि 2 फेराडे इक्वल टू कितने कूलम होंगे, तो आप क्या कहोगे, बोलो। इंटू 2 इंटू 96500 कूलम, ठीक है। और सिंपली पूछे फेराडे कांस्टेंट, तो आप क्या कहोगे, 96500 पर कूलम, है ना, कूलम पर मोल, सॉरी। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है, 96500 कूलम पर मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, क्लियर। चलिए अब हमें बात करनी है कि Z क्या होता है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ Z क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये होता है Z। अब इसका जो फॉर्मूला मैंने बोल दिया था कि दिस इज कैलकुलेटेड बाय E/F इनटू, क्या कहा था मैंने, ये कहा था, देखो मैंने कहा था Z इज गिवन बाय E/96500। तो ये फॉर्मूला कैसे आ गया ये मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट का डेरिवेशन है, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे कैसे आया, ठीक है। कि Z का जो नाम है ना, इक्विवेलेंट वेट, और ये इक्विवेलेंट वेट के साथ कैसे कनेक्टेड है, दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। चलो ज़रा पता करते हैं, पता करें। तो Z को हमने डिफाइन कैसे करा था, ज़रा एक बार याद है किसी को, हाउ वी हैव डिफाइंड द Z। सर क्यू की वैल्यू 1 रख के उसको डब्ल्यू के लिए ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी ना, इसमें Q को अगर अपन 1 रख देते हैं तब Z क्या कहलाता है, वेट। और ये कुछ ऐसे डिफाइन करा था हमने, है ना, कि Z इज डिफाइंड एट द वेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड, राइट। इसी को मैं काम में लेने वाला हूँ, इसलिए इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लो कि Z होता है क्या है, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज इज नोन एज Z, ओके। तो अब ये Z की वैल्यू मैं आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो समझना, कोई सिंपल एग्जांपल है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि टाइम बचे अपना, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास, सब कुछ है और कुछ भी नहीं टाइम के अलावा भी। लुक, ये कुछ इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, Na+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na में कन्वर्ट हो रहा है विद द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ध्यान दो ज़रा, अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम 1 मोल है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर 1 नहीं कहलाएगा। इफ़ आई सेट इट इज़ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो इसको फिर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलोगे आप, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली बात समझ में आती है। अगर 1 मोल सोडियम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, अभी जस्ट पढ़ गए हैं 1 अपन, फेराडे। 1 फेराडे। तो कहने का मतलब 1 फेराडे चार्ज अगर अपन पास करते हैं तो 1 मोल ऑफ सोडियम विल बी डिपॉजिटेड। और 1 मोल सोडियम यानी कि सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 ग्राम होता है, ऑल नो वेरी वेल।
अब इस मोलर मास को मैं किसके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ? इक्विवेलेंट मास के साथ। ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, एक सेकेंड। यस, तो देखो एक फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम सभी जानते हैं? हम जानते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन, बोलो, वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो सोडियम का वैलेंसी फैक्टर कितना रखेंगे अपन? 1। क्यों रखेंगे? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो मोलर मास इज 23, वैलेंसी फैक्टर इज 1। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल आया? मोलर मास के इक्वल आ गया। ओके, तो 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा सोडियम का? तो क्या कहोगे आप? जब अपन 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे ना, तो सोडियम का कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है? इक्विवेलेंट मास कितना डिपॉजिट होता है? 1 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है, यानी वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो जरा सोडियम का, एक और एग्जांपल देख लो जल्दी। सोडियम का कहाँ गया ये पेन? जब अपन ये देख लो, इक्वेशन दिख ही रही होगी कि Mg2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Mg में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ये 1 मोल है तो ये 2 फेराडे होगा चार्ज, और ये कितना होगा? 1 मोल। फिर से बात करें कि इसका मोलर मास क्या है, तो 24 ग्राम होता है। और 24 ग्राम है तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास इज 24, एन फैक्टर इज 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट मास? 12। तो मोलर मास 24 ग्राम है और इक्विवेलेंट मास कितना है? 12। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मोलर मास इज ट्वाइस ऑफ इक्विवेलेंट मास। बोलो, यस सर। ऐसा बोला जा सकता है ना कि मोलर मास जो है वो इक्विवेलेंट मास का ट्वाइस है। अभी मुझे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार। ये एक एग्जांपल और दिया है मैंने, लेकिन ये पता नहीं कहाँ चला गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जगह करनी पड़ेगी थोड़ी सी मुझे। जगह करता हूँ मैं, देखो। सर हम्म, सर ये नहीं आया समझ में। अभी रुक जाओ, आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, बस वो समझ में आना चाहिए। एक, चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तो शायद आपको वो क्या होगा, कभी कभी रेडीमेड देखते हैं ना लिखा हुआ तो समझ में नहीं आता, लेकिन क्या कभी कभी नहीं सर टाइम। ये निकाला कैसे ई, ये समझ में नहीं आया। अभी बताएंगे, चिंता मत करो, अभी बताता हूँ मैं। यस, यहाँ देखो आप, तो हम ये इक्वेशन आपके सामने, लेकिन इक्वेशन कैसे आई, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। ये इक्वेशन दे रखी है आपके सामने। अब मैंने स्टाइशियोमेट्री लगा रहा हूँ इसकी कि ये कितना है, कि ये 1 मोल है। ओके, तो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है? तो आप क्या कहोगे, 3 इलेक्ट्रॉन या 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ये बता दो बस मुझे आप। 3 मोल। 3 मोल। अगर मैं ऐसे कहता हूँ ना, एक एल्यूमिनियम आयन है तो अपन कह देंगे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बट इफ आई सेट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो उसको भी मोल के टर्म में बोलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास? 3 मोल है। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? 3 फेराडे। कैसे पता चला? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फेराडे होता है, अभी जस्ट हम पढ़ गए हैं। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे 3 फेराडे चार्ज होगा। तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? ये 1 मोल डिपॉजिट होता है, और 1 मोल का मास कितना होता है? 27 ग्राम होता है। ओके, अब मैं एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास फाइंड करने जा रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। क्या होता है? मोलर मास अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास 27 है, वैलेंसी फैक्टर बताओ। एल का पूछ रहा हूँ मैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन करें उसके अकॉर्डिंग ही तो बताएंगे अपन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है इसने? 3, तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया। तो मोलर मास हो गया 9। तो भाई मोहक मुझे बताना, पूरे होश में बताना आप, कि मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? टेल मी। मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? ये 27 ग्राम कितने इक्विवेलेंट मास के बराबर है? 1E, 2E, 3E, 4E, ऐसे बताओ। सर 9। हाँ, और ये 27 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 टाइम्स है। हाँ यस सर। तो सब जगह यही करा है मैंने, और कुछ नहीं करा है। अब आपको ये नहीं भी समझ में आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो कंक्लूजन ड्रॉ करना है, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। कंक्लूजन समझ में आना चाहिए भाई, और वो भी नहीं आता है तो उसका भी सोल्यूशन है। क्या लिख देंगे अपन? एक्सपेरिमेंटली वी कम टू नो। ये लिख दो, बात खत्म। बट फिर भी अपन समझ रहे हैं।
देखो क्या देखा हमने कि एक फेराडे चार्ज जब पास करते हैं तो सोडियम का कितना वेट डिपॉजिट होता है, एक इक्विवेलेंट। मैग्नीशियम में अगर 2 फेराडे चार्ज पास करते हैं तो 2 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के केस में हमने देखा कि ऑन पासिंग 3 फेराडे चार्ज 3 इक्विवेलेंट वेट इज डिपॉजिटेड, और वी कैन से 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम क्या देख रहे हैं, एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे ना किसी में भी, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, तो उसका हमेशा कितना वेट डिपॉजिट होगा, 1 इक्विवेलेंट। इज इट द कंक्लूजन? यही तो कंक्लूजन है, बोलो। 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होगा। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस डिस्कशन। तो ये बात लिख दी जाए। अच्छा, ये नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, पर बताओ, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? सर नो सर। नोट करो। कितना टाइम लगेगा नोट करने में? चलो एक काम करो, पहले समझ लो, पहले कंक्लूजन समझो फिर नोट करना। लेट मी ड्रॉ द कंक्लूजन फर्स्ट। क्या लिखूंगा मैं कि 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर, राइट? लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं अपन कि ऑन पासिंग 1 फेराडे चार्ज ऑलवेज, ना, देर इज नो एक्सेप्शन, डिपॉजिटेड वेट कितना होगा, इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। और 1 फेराडे का मतलब ही क्या होता है, 1 फेराडे का मतलब यही तो होता है 96500। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इतना कूलम पास करेंगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, ई। तो एक बात बताओ मुझे, 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना वेट डिपॉजिट होगा? सर वानी E upon 96500 से डिपॉजिट होता है ई, तो 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, E upon 965 ई अपॉन 96500 होगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, therefore on passing 1 कूलम चार्ज the weight deposited will be what, कितना हो जाएगा, E over 96 ना, वेट डिपॉजिटेड यानी कि W, राइट? कितना हो जाएगा, E अपॉन 96500। और याद करो यही तो Z की डेफिनेशन थी, याद करो Z की डेफिनेशन क्या थी, नहीं याद आ रहा है? यही तो Z था हमारा यही ना। अभी देखो जस्ट पढ़ गए अपन, ये रहा Z, कि 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना वेट डिपॉजिट होता है, वो Z होता है। और वो हमने फाइंड कर लिया कि 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना वेट डिपॉजिट होता है, E अपॉन 96500। तो वो वेट फिर Z कहलाता है ना। दिस इज इक्वल टू Z, दैट इज व्हाट वी कैन राइट, Z इक्वल्स टू E ओवर 96500। ठीक है, तो दिस इज द, तो ये फॉर्मूला कैसे आया Z का, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, आप सीधा याद भी रख सकते हैं, क्योंकि बुक में दे भी नहीं रखा डेरिवेशन, तो आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। ओके, चलिए, अब आप लोगों ने नोट नहीं करा, ये मुझे पता चल गया, नहीं कराएगा नोट? कहाँ से नहीं करा, कहाँ से नोट करना बाकी है, जरा बताओ पहले। सर जो अभी आपने नीचे लिखा था ना वो, ये कर लिया यहाँ तक? हाँ सर कर लिया। ओके, फिर ये, अब एक काम करो, नहीं नोट क्या एग्जांपल? चलो कोई बात नहीं, पहले फेराडे सेकंड लॉ समझो, टाइम कम है ना। पहले समझ लो सेकंड लॉ फेराडे समझो, नहीं तो ख़त्म करना है मुझे। देखो फर्स्ट लॉ फेराडे तो क्या कह रहा था, उसमें सिंगल इलेक्ट्रोलाइट था क्या, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में उन्होंने क्या पास करी फेराडे जी ने, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में क्या पास करा उन्होंने, करंट पास कर दी, राइट? अब क्या करा उन्होंने, देखो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक बार फिर से देखो, आप अभी नोट नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं नोट्स आपको या तो भेज दूंगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट लॉ में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट एक ही था, देखो NaCl ही था, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। तो उन्होंने क्या देखा कि जो यहाँ से करंट हम पास कर रहे हैं ना, चार्ज, उस पर कौन डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल दिया मैंने, फेराडे फर्स्ट लॉ में क्या बताया उन्होंने कि जो यहाँ वेट डिपॉजिट होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ से हम कितना चार्ज पास कर रहे हैं, राइट?
ये जो क्लोरीन का वेट डिपॉजिट होता है, ये जो सोडियम का वेट डिपॉजिट होता है, किस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से कितना चार्ज पास कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब सेकेंड लॉ में क्या करा उन्होंने, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, पता नहीं क्या जची उनको, है ना। पहले सिंगल इलेक्ट्रोलाइट लिया था, अब बोला चलो दो लेते हैं, तीन इलेक्ट्रोलाइट एक साथ लिए और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, है ना। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि अब जो करंट पास करी ना उन्होंने, तो वो फिर किस पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब अब जो वेट डिपॉजिट होगा ना, एक सेकंड ये क्या आ गया, अब जो वेट डिपॉजिट होने वाला है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सीरीज में अगर आप किसी को कनेक्ट कर दोगे तो क्या चीज़ सेम रहेगी मुझे बताओ, करंट वैल्यू सेम रहेगी ना। देखो मैं समझाता हूँ, पहले समझाओ आप, चलो ये तीन बीकर बना रहा हूँ मैं आपके सामने जल्दी से। दिस इज़ पहला बीकर, और दिस इज़ दूसरा बीकर, बन जाओ भाई दूसरा बीकर, बीकर नहीं बना, रोड पहले आ गई। दिस इज़ तीसरा बीकर, आ गया तीसरा बीकर, तो बीकर इज मिसिंग, ये क्या हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, बीकर आ गए तीनों आपके सामने, दिख रहे हैं तीन बीकर दिख रहे होंगे सभी को, जल्दी बताओ, हाँ सर। है ना। और तीनों बीकर में दो रोड है, वही कैथोड एनोड कैथोड एनोड, दो दो आगे सब में। चलो तीन बीकर है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड दिखा रखे हैं मैंने, देखो ये बैटरी से कनेक्शन कर रखा है, समझ में आता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये एंड टू एंड, बोलो जरा, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अच्छा पहले वाले बीकर में कुछ भी एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ये मैंने मान लिया मन से जिंक सल्फेट भर दिया, दूसरे वाले में भर दिया उन्होंने AgNO3, तीसरे वाले में भर दिया कॉपर सल्फेट। तो बताओ पहले वाले बीकर में कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, जिंक या सल्फेट, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, कोई भी बता सकता है भाई, कॉमन सेंस की बात है। ऐसा हो रहा है सर। तो यार एनोड पे जाएगा ये तो, SO4 कैटायन जाते हैं ना कैथोड पे, तो ये कैथोड है, तो इस वाले बीकर में जिंक डिपॉजिट होगा, इस वाले बीकर में सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, इस वाले बीकर में कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, कैटायन जाते हैं ना कैथोड पे। तो इनके जो वेट है, कितने वेट डिपॉजिट हो रहे हैं, वो अब इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितना चार्ज पास कर रहे हो। अब ये जो वेट डिपॉजिट हो रहे हैं इनके, वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे इनके इक्विवेलेंट मास पर, कि जिंक का इक्विवेलेंट मास क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास क्या है। सिमिलरली कॉपर कितना डिपॉजिट होगा यहाँ पर, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितनी करंट पास करी, वो डिपेंड करेगा कॉपर का खुद का इक्विवेलेंट मास कितना है। ये फेराडे का सेकेंड लॉ है। तो मैं एक बार स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, व्हाट इट स्टेट्स, समझ में आएगा मतलब स्टेटमेंट तरीका तो समझ में आएगा ना, कि जब अपन सेम करंट पास करेंगे थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो किस पर डिपेंड करने वाला है, इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ज़रा, ये देखो स्टेटमेंट देख लो पूरा फटाफट से, समझ में, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, कम से कम दो होने चाहिए भाई, है ना, जिनको सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिया, तब द वेट डिपॉजिटेड, है ना, ऑन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट्स पर। ओके चलिए, तो देखो मैं पहले इसको डिज़ाइन कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, ये ज़रूरी नहीं जिंक सल्फेट ही हो, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल से समझा दिया। तो मान लेते हैं ये तीन इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे पास, A B एंड C। ए के अंदर डिपॉजिट जो वेट हो रहा है वो W1 मान लिया हमने, बी के अंदर जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट मान लिया W2। अच्छा ये फिक्स है, जितना एनोड पे डिपॉजिट, नहीं वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। और सिमिलरली इस सी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, वी हैव अज्यूम्ड W3। वन मोर थिंग, इनके इक्विवेलेंट मास, लेट ए वाले का E1 मान लिया आपने, जो बी है उसका E2 मान लिया, इधर E3 मान लिया। व्हाट द फेराडे सेकेंड लॉ सेज, ये कहता है कि जो वेट डिपॉजिट होगा ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस गोइंग टू डिपॉजिट। So what we can write, W1 proportional to E1, we can also write W2 proportional to E2, हम ये भी लिख सकते हैं W3 proportional to E3, लिख सकते हैं क्या बोलो भाई। अगर हमें ये पता चल गया तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 3 तो ये 3 होगा, ऐसे हमने 3 लिख दिया, आप 4 भी लिख सकते हो, W4 proportional to E4। तो अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड करूँ, इफ़ आई डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, देन व्हाट वी कैन राइट, बोलो, प्रोपोर्शनल साइन कट जाएगा
तो W1/W2 क्या आ जाएगा, E1/E2। सिमिलरली आप चाहो तो किसको डिवाइड कर लो, 1 और 3 को, या 2 और 3 को डिवाइड कर लो। 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो वी कैन राइट दिस W2/W3 इक्वल्स टू E2/E3। तो यहाँ क्या होगा, 4 में से 3 गिवन होंगे, एक अननोन होगा आपके लिए। सिमिलरली आप 1 और 3 को डिवाइड करके यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन। अब E क्या चीज़ है ये मत कहना कि हम नहीं जानते तो ये होता है E, इक्विवेलेंट मास, जो क्या होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फेराडे सेकंड लॉ। थोड़ा कम समझ में आया क्या? एक बात बताओ मुझे। सर वो एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया। ओके, अभी समझाते हैं। आप तो ये बता दो ऋषभ मुझे कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या अंतर है। फर्स्ट लॉ में क्या था, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट था, और सेकंड लॉ के अंदर उसने क्या ले लिया फेराडे ने, मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वहाँ पर बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे में जो वेट डिपॉजिट हो रहा था ना, वो किस पर डिपेंड कर रहा था कि यहाँ से आप कितनी करंट चार्ज। पास कर रहे हो। जबकि सेकंड लॉ में वेट इस पर डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब में तो सेम करंट जा रही है, जितनी करंट यहाँ जा रही है उतनी यहाँ जा रही है, उतनी यहाँ जा रही है। तो ऐसे होगा तो फिर सबका सब सेम ही वेट डिपॉजिट होगा। तो अब की बार है ना, वेट करंट पे डिपेंड ही नहीं करता। अब की बार वेट किस पे डिपेंड करता है कि जो भी डिपॉजिट हो रहा है ना, उसका इक्विवेलेंट मास क्या है, उस पर डिपॉजिट करता है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्लियर? अब बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको? सर जो उसने किया ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया कि यहाँ से करंट की वैल्यू सेम क्यों जा रही है, ये पूछना चाह रहे हो आप? सर एनोड कैथोड कौन सा होगा, ओके, बहुत ही बेकार क्वेश्चन पूछा कौन सा आपने। कहा जा रहा है। ये एनोड है, ये कैथोड है। जो बैटरी के प्लस से कनेक्ट होता है वो एनोड है, और कैटायन कहाँ जाते हैं बोलो? और ये सर AgNO3 में कौन सा क्या होगा। हद हो गई, बताओ, हद हो गई। हम्म, ये ये तो ये तो फर्स्ट लॉ फेराडे में पता चल जाता है अपन को, एनोड कैथोड। कैटायन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। एनायन कहाँ जाएगा? सर ये प्लस तो उससे C से कनेक्टेड है ना। क्या कर दिया? अच्छा सॉरी, ये साइन गलत लगा दी कि मैंने? सर पता नहीं। ओके, ये तो मैं करेक्शन कर लेता हूँ, अभी चिंता मत करो ना। फर्स्ट और लास्ट माइनस का